1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश होगा। पिछले 1 दशक में यह पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। देखिए रिपोर्ट। बजट से आम लोगों की काफी उम्मीदें। रविवार को पेश होगा देश का आम बजट। लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। रविवार को संसद में आम बजट पेश होगा। पिछले 1 दशक में पहली बार यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट से बिहार झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। धनबाद के व्यवसायियों ने टैक्स स्लैब में कटौती के साथ साथ बुजुर्गों को राहत देने और बचत को लेकर के विशेष प्रावधान करने की मांग की है। तो मेरी मांग होगी सीतारमण जी से कि वो इस बजट में 12 लाख की छूट के साथ साथ एक बचत की छूट भी जो है वो जरूर दे, ताकि देश में हर व्यक्ति के हाथ में कुछ पैसा जमा हो। सीनियर सिटीजन पे विशेष फोकस करते हुए, उनका स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करते हुए बजट में खास प्रावधान किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन निराश न हो, आशावान बने रहे। तो बाजार में पैसा आए, लोगों का बिजनेस चले। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि शायद इस बार ऐसा कुछ बजट का प्रावधान होगा। जमशेदपुर के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। युवाओं को रोजगार का जो समुचित व्यवस्था होगा इस बजट में, साथ ही साथ शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे और एक समुचित शिक्षा जो पढ़ाई करने के लिए लोग अलग अलग विदेशों में भी जाने की तैयारी करते हैं, उसको कहीं न कहीं इस देश में रोजगार के साथ साथ शिक्षा का भी समुचित व्यवस्था हो। सीतारमण जी से कि मिडिल क्लास फैमिली पे ध्यान देते हुए टैक्स स्लैब पे भी पब्लिक को राहत मिले और जो सुख सुविधाएं जो आज पब्लिक को जो महंगाई की जो मार हो रही है उससे राहत देने का काम करें। बजट का सीधा असर आपके किचन पर पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। पटना की महिलाओं ने महंगाई से राहत देने और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की है। और यही नहीं, महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की मांग की है। महंगाई की वजह से हर किसी को दिक्कत हो रहा है। जो मेन सफ़र करते हैं वो होते हैं एक तो मिडिल क्लास, वो भी सफ़र करता है, और जो लोअर पार्ट में आते हैं उससे वो भी सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का एजुकेशन भी बहुत महंगा होते जा रहा है। अगर एजुकेशन ही महंगा होगा और एक्सेस ही नहीं रहेगा आपको एजुकेशन को, तो आप करियर ही कहाँ से बना लोगे। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस पर फोकस रहता कि लड़कियों को मिले, उनको एक सेफ्टी मिले, वो काम कर सके। उनको जो जॉब्स में ऐसा होता है कि मेल को ज़्यादा फीमेल को कम, तो उस चीज़ में उनको थोड़ा मिलना चाहिए कि बच्चों के फीस कम हो। बुक कॉपीज़ में इतने पैसे लग रहे हैं, टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। चलिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1 फरवरी यानी कि रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव, होम लोन पर ब्याज दर में छूट बढ़ाने की उम्मीद है। किसानों को पीएम किसान सम्मान राशि बढ़ाने की और खाद बीज पर सब्सिडी जारी रखने के साथ साथ एमएसपी और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की भी उम्मीद है। महिलाओं की मांग उज्ज्वला योजना के विस्तार और महिला उद्यमियों के लिए सस्ते दर पर लोन, कामकाजी महिलाओं के लिए टैक्स में राहत देने की है। इसके अलावा लोगों की मांग विकास और महंगाई नियंत्रण की है। वहीं सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले देश भर में बजट की चर्चा हो रही है। लेकिन आम बजट से जेएमएम और कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं है। जेएमएम और कांग्रेस ने सिर्फ झारखंड का बकाया देने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि आम बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के हित में होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार को संसद में पेश होगा आम बजट। देश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें। जेएमएम और कांग्रेस ने मांगा बकाया। बीजेपी ने कहा आम लोगों के लिए होगा बजट। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला के हित में होगा बजट।
रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी, लेकिन बजट से विपक्ष को ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जेएमएम ने कहा है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है, ऐसे में सिर्फ झारखंड का बकाया दे केंद्र सरकार। कांग्रेस ने भी झारखंड के बकाये की मांग की है। लेकिन जो हम लोगों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होते रहा है, और ये सौतेला व्यवहार ना हो, कम से कम इस राज्य का जो बकाया राशि है उस पर केंद्र सरकार ध्यान दे और वो बकाया राशि दे दे। बजट में जो प्रावधान अन्य राज्यों के लिए होंगे वही प्रावधान झारखंड के लिए भी हो। तो हम समझते हैं कि इससे बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। हम झारखंड के लोग हैं, हमारा 1,41,000 करोड़ रुपया जो बनता है वो दे दो, हम सब बजट ठीक कर लेंगे। लगातार हमारा जो चीजें हैं, जो खनिज संपदा है, उसका दोहन किया जा रहा है, उसके जो रॉयल्टी है वो भी नहीं दी जाती है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है हमको हक दे दो। राज्य सरकार को तो हर बार उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नहीं होता। देखेंगे कल बजट पेश होने के बाद। इधर बीजेपी ने कहा है कि बजट देश के आम लोगों के हित में होगा। ये बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के हित में होगा। बजट के अंदर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, गांव और शहरों में रहने वाले मलिन बस्तियों के रहने वाले लोगों के चेहरे में मुस्कान आए, इसलिए कल बजट आएगा तो पार्टी योजना बना रही है उस बजट का प्रचार और प्रसार पूरे झारखंड के कोने कोने तक जाए, इसके लिए योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट आ रहा है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर यानी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, उनके लिए योजना बनाए। ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और इस बार के भी बजट में देश के लोगों की अपेक्षा ही है, और निश्चित रूप से लोगों के चेहरे पे खुशी आए, यही एक लक्ष्य मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी का है। आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी है। आम लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन दूसरी ओर बजट को लेकर सियासत भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और रुचि की रिपोर्ट। रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी। देश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। खास तौर पर उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, यानी मध्यम वर्गीय परिवार को। उम्मीद है कि इस बार किचन से बोझ कम होगा, यानी जो अतिरिक्त बोझ जेबों पर पड़ रही है उस बोझ से छुटकारा मिलेगा। गरीबों के लिए काम होगा, किसानों के लिए काम होगा। युवा वर्ग अपनी राय रखता है। युवा वर्ग को मतलब है रोजगार से, और उम्मीद है कि रोजगार को लेकर बहुत सारे प्रावधान होंगे। इस बजट में रोजगार को लेकर एक विशेष जगह दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस और जेएमएम, पूरी तरह से इस बजट से नाउम्मीद है। उनका कहना है कि आने वाले बजट से ना राज्य को कुछ मिलने वाला है और ना देश के लिए कुछ खास होने वाला है। हाँ, उन्होंने जरूर कहा है कि झारखंड का जो बकाया है कम से कम उसका भुगतान हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि लगातार जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए बजट आता रहा, और इस बार भी बजट किसानों के हित में होगा, युवा वर्ग के, महिलाओं के हित में होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। डॉक्टर ज्योति प्रकाश, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं, चूंकि इस बजट को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी नाउम्मीद है, तो उन्हीं के पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी, राजेश जी, इतना निराशावादी क्यों हो गई है? मतलब पूरी देश की जनता आने वाले आम बजट से उम्मीद लगाए बैठी है। आप लोग पहले ही कह दे रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा, राज्य के लिए कुछ नहीं होगा। देखिए आयुष, लगातार जब से झारखंड में हमारी सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे होंगे और राज्य की जनता भी देख रही है
कि किस प्रकार दोहरा चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार दिखा रही है। सीधे तौर पे मैं बोलूं तो सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ किया जा रहा है। हम लोगों ने सीधा मांग किया कि हमारी सरकार की जो बकाया राशि है, मैं आपको विस्तारित तौर पर बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है झारखंड सरकार को। चूंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केवल और केवल इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए अनुदान की राशि अब तक झारखंड सरकार को देने का काम नहीं किया। अब तक केंद्रीय करों में 79,000 करोड़ रुपए नहीं देने का काम किया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का जो योजना का पैसा है 6,000 करोड़ रुपए, वो नहीं देने का काम किया। और लगातार आयुष छात्रवृत्ति का पैसे में कटौती करना, वृद्धा पेंशन के पैसे में कटौती करना, तो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार दोहरा चरित्र लेकर के केंद्र सरकार में बैठी हुई है। और केंद्र सरकार का बजट भी जो आएगा, आप देखिएगा, निश्चित तौर पे आम जनता को तो देखिए उम्मीद होती ही है, लेकिन हम लोगों का जो मांग है, जो झारखंड सरकार की जो पैसे बकाए वो पैसे को ही दे दे। आप देखिएगा राज्य सरकार चाहो और विकास करने का कार्य करेगी, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को विकास करने का काम करेगी। देखिए, पहली बार मैं आपको बता देता हूं, झारखंड सरकार ने, आपने देखा होगा बीते दिन 2 दिन पूर्व आम बजट जब झारखंड सरकार अबुआ दिसुम बजट को पेश करने जाएगी, तो हमारी सरकार ने आम लोगों से राय मशवरा करके बजट देने का कार्य कर रही है, ताकि झारखंड के सभी वर्गों को, लोगों को हम लोग इससे लाभान्वित कर सके। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक ऐसा किया? आप देखिए, रविवार के दिन वो बजट पेश करना है, नया इतिहास आपको एक साफ नजर आ जाएगा। बिहार में, हमारे पड़ोसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस प्रकार दोहरा चाल चरित्र दिखेगा कल बजट के दौरान। झारखंड को इन लोगों के द्वारा झुनझुना पकड़ाने का काम किया जाएगा। हम लोगों का यही मांग है, सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार नहीं करे, हमारी जो पैसे है, हमारी जो राशि है, बकाया राशि, वो राशि देने का काम करे। मतलब छात्रों को जो परेशानियां हो रही है राज्य में, मोर्चा हो, छात्रों को परेशानियां ज्यादा नहीं उम्मीद होगी। नहीं रख रही है। उनका साफ कहना है कि झारखंड का जो बकाया है कम से कम वो दे दें, निश्चित ताकि तौर हम पर। राज्य हित में काम कर सके। निश्चित तौर सीधे पर। अर्थशास्त्री डॉक्टर ज्योति प्रकाश के पास हम चलते हैं। डॉक्टर ज्योति, देखिए, सीधा प्रश्न ये होगा कि पिछले 6 महीनों में हमने जो गतिविधियां देखी है, हमने देखा कि कैसे जीएसटी में बदलाव हुआ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में लगातार गिरावट, सोना चांदी के दाम अचानक आसमान छूते हैं, और फिर बजट से ठीक 2 दिन पहले चांदी करीब करीब 1 लाख रुपए सस्ता हो जाता है, सोना प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए सस्ता हो जाता है। जो उम्मीद है सो उम्मीद है ही। इन तमाम गतिविधियों से आम बजट को कितना फर्क पड़ेगा, और एक कितना मैटर करेगा इस बार कि ये जो तमाम गतिविधियां हुई हैं उससे बजट को लेकर आम जनता से कैसे रिलेशन जोड़ा जाए? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस, ये नेशनल मार्केट से वो अफेक्टेड नहीं होता। बिल्कुल, वो इंटरनेशनल मार्केट से और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं अभी, उसका एक डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ा है इस पे। तो ये कहना गलत होगा कि ये जो हमारा जो नेशनल बजट है वो इससे प्रभावित होगा, या उसके कारण ये कुछ हम घटाएंगे खर्च में या इनकम बढ़ाएंगे, वैसे कोई बात नहीं है। कंप्लीटली ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण ही हमारा अप्स एंड डाउन हो रहा है, और एक साइकिल है। जैसे आपने देखा होगा, आज चांदी का दाम घट गया है जी, इट इज़ अ साइकिल, वो फिर रिकवरी की ओर आएगा ही। तो जो आपका प्रश्न है वो ये उसका उत्तर ये है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सरकार 4 चीज पे फोकस करेगा। कंज्यूमर्स जो एक्सपेंडिचर है, जो हाउस होल्ड का, परिवार का एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, उसके आय को बढ़ाने के लिए जो रोजगार से जुड़ा हुआ है उस पर फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बढ़े। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर फोकस करेगा कि वो अपना फिस्कल डिसिप्लिन अपनाते हुए अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर फोकस करेगा। और इसके साथ ही साथ जो अभी जो सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना खुद का सामान क्वालिटी पूर्ण सामान अपना उत्पादन करें और बाहर भेजें, मतलब नेट एक्सपोर्ट पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। और इसके लिए रोजगार का एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि आप अभी वीबी
राम जी जो हमारा जो आया है उस पर मेन फोकस रहेगा कि कैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट करें, और एक अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उस पर फोकस रहेगा कि हमारा डिफेंस में हम ज़्यादा खर्च करें। फिर एक पे कमीशन आ रहा है हमारा जनवरी 1 से 2026 से, उस पर फोकस रहेगा, एमएसएमई पर। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं न्यूट्रल होकर के बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं अभी पढ़ रहा था कि 1947 से लेकर के 2014 तक हमारा इकोनॉमी था 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2 ट्रिलियन जी। 2024 से 2025 हमारा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। तो 67 वर्ष में 2 ट्रिलियन, और इन 2014 से 25 11 साल में 4 ट्रिलियन हो गया, और अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है आपके पास। तो एज टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे रास्ते पर अभी जा रहा है। तो मेरा बजट का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ रेट जो है वो एकदम मेंटेन है, और सब पॉजिटिव होगा मेरा जैसा। चलिए, सब पॉजिटिव होगा। जनता भी यही सोच रही है कि सब पॉजिटिव होगा और हमारे हित में होगा। कुछ घंटे का समय बचा हुआ है, कल सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा कि जनता के लिए इस बार बजट में क्या कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, काफी उम्मीद आप लोगों को, और साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि इस बार का भी बजट हर वर्ष की तरह गरीबों के लिए होगा, युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए होगा। सीधे तौर पर कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि हम इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, बस हमारा पैसा मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आयुष जी, जो बजट होता है वो कांग्रेस जेएमएम के लिए नहीं है और झारखंड के विपक्ष के लिए नहीं है, पूरी देश की जनता के लिए। और फैक्ट्स पे आपको देखना पड़ेगा, ना कि किसी के इमोशंस पे या कोई व्यक्ति क्या राय रखता है। इनफैक्ट हमारे साथ ज्योति प्रकाश जी, उन्होंने बड़े अच्छे से कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब नंबर सिर्फ देखिए, और नंबर झूठ नहीं बोलते कम से कम आयुष जी ना। जो हमारा इस साल का ग्रोथ रेट है 7.4%, अपने आप में सोचिए, जहां पूरा विश्व 3% के एवरेज से ग्रो कर रहा है, जो डेवलप्ड नेशंस है यूएस यूरोप 2% से ग्रो कर रहा है, जो डेवलपिंग नेशंस है सबसे फास्टेस्ट दुनिया के, वो भी 4% से ग्रो कर रहे हैं, हम 7% से ज्यादा से ग्रो कर रहे हैं। इतना डिफरेंस है उसी। और ये कोई एक साल नहीं है, पिछले 4 वर्षों से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा जीडीपी ऐसे ही नहीं 2 टाइम्स हुआ है। आने वाले वर्ष में भी हम कह रहे हैं कि करीब करीब 7% का हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं। ये सिर्फ ग्रोथ की मैं बात करता हूं। फिस्कल डिसिप्लिन में क्या देखते हैं कि जनरली सरकार जो पैसे खर्च कर रही है, ज्यादा लोन तो नहीं ले रही है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी जो टारगेट था उसके अंदर है 4.4% पे। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है वो 0.8% पे। मैं महंगाई की सुन रहा था, कुछ लोग प्रवक्ता इनके और कोई बोल रहा था, हास्यास्पद है जो अभी की महंगाई दर है, और साथ में हमारे हैं अर्थशास्त्री, पूछ लीजिए, 1.7% पिछले 9 महीने का एवरेज महंगाई दर है। आपको पता है ये पिछले कई दशकों में, सालों में नहीं आयुषी, सबसे निम्नतम स्तर पर है। आरबीआई का जो मैंडेट होता है कि महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखा जाए, उससे तक नीचे है। इतनी लो महंगाई दर है। तो हर, इनफैक्ट एनपीएस सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लमैटिक था, आप अगर देखेंगे 2014 में जब ये सरकार आई थी तो बैंक्स की सबसे खस्ता हालत थी। एनपीएस अपने ऐतिहासिक एकदम सबसे ऊपर था, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। आज जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो सबसे लोवेस्ट लेवल है। अगेन मल्टी डिकेड बोल रहे हैं, 2.2% पे है। इतने सारे नंबर झूठ तो नहीं बोल सकते। दूसरा, कभी भी आप बात करते हैं तो स्टेट्स को जो भी पैसे मिलते हैं वो एक फॉर्मूला के तहत मिलता है। ऐसे नहीं होता अच्छा तुम 10 ले लो, तुम 5 ले लो, ये तो नहीं होता। फाइनेंस कमीशन होता है, रूल सेट करता है कि इन रूल्स के तहत इन वेटेजेस के तहत स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा। एकदम क्वांटिटेटिव है। 14 के पहले जो राज्यों को पैसा जाता था वो 32% होता था टोटल टैक्स कलेक्शन का, उसमें बांटा जाता था राज्यों को। 15 फाइनेंस कमीशन के बाद कितना हुआ? 42% हुआ, आज तक का हाईएस्ट है। हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी एक पॉइंट रखी जो दी ना, और उसको मैं एक्सपैंड करना चाहूंगा। किसी भी देश में जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो कहा जाता है कि सबसे अच्छा तरीका ग्रो करने का यह है कि जो रिटेल कंजम्पशन है, आम लोग जो खर्च कर रहे हैं, अगर उसका कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो तो बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। वो अपने हाईएस्ट स्तर पर अभी 61% है जीडीपी का जो हमारा कंजम्पशन का। और ये कैसे हुआ है? ये देखिए कैसे हुआ। पिछले साल हमने जो टैक्स रिबेट दिया, पहले टैक्स रिबेट्स कैसे होते थे आयुष जी, आपको याद होगा, साल 2 साल में 50,000 रुपए बढ़ते थे, 2.5 से 3 हुआ, 3 से 3.5 हुआ, 4 ऐसे हुआ। सीधे उसको 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया। लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे आए। इन्फ्लेशन रेट कम, इससे क्या होता है कि आपके हाथों में ज्यादा पैसे बचते हैं खर्च करने के लिए, तो दूसरी चीजों पे आप खर्च करेंगे। जीएसटी के रेट सडनली बहुत ज्यादा कम किए गए, सामान सस्ते हो। दिवाली के बाद आप देखेंगे बहुत ज्यादा खरीदारी हुई। कंजम्पशन अपने आप में इतना ज्यादा उठा है, और इतना खुशी की बात है इस पूरे देश के लिए। तो एज अ देश का नागरिक, किसी पार्टी का नहीं, आपको अगर आप कोई भी एक नंबर उठा के मुझे बता दीजिए, और दोनों प्रवक्ता है कि ये नंबर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कोई भी नंबर,
बकाया की बात करें, इस पे तो 25 बार डिबेट कर चुके हैं आयुष जी, मैं उसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझता। ये 1,41,000 करोड़ वाला कितना हास्यास्पद है कि इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये बोलते, इतना बेसिक ज्ञान नहीं है कि कब से उसको देना है और कितना देना है, सबको पता है। अब तो पूरे झारखंड वासी को पता चल गया, इतनी बार इस पे हम डिबेट कर चुके हैं। और इतना ही अगर आपको लग रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा, चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने नहीं ऑर्डर दिया था तो दिलवा देंगे आपको। तो ये तो अब रविवार को क्यों बजट पेश किया जा रहा है, इस पे दिक्कत आ जा रही है। पहले बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को, पूरा फाइनेंशियल साइकिल गड़बड़ होता था, क्योंकि बजट पेश होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के पास जाएगा, उसके बाद डिवोल्यूशन होगा, तब तक बारिश आ जाएगी, काम ही नहीं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अगर कार्य दिवस में बढ़ोतरी हो रही है तो किसी को दिक्कत इसमें ना होना चाहिए, और खासतौर पर बजट सत्र में अगर कार्य दिवस की बढ़ोतरी हो रही है। तो चलते हम राष्ट्रीय जनता दल के पास, क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, साफ तौर पर जो आंकड़े हैं पिछले दशक, एक दशक को ही अगर देखें, साल 2014 भूल जाएं, 15 से 25 ही अगर देखें, एक दशक में लगातार देश बढ़ोतरी की राह पर आगे जा रहा है, विकास की राह पर आगे जा रहा है। फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपके उम्मीद के अनुसार बजट में क्या होना चाहिए, कम से कम ये बता दीजिए। देखिए आयुष जी, उम्मीद के अनुसार बिहार बजट इस प्रकार से भी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर के 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख, चलो 1 लाख करोड़ रुपए का घोषणा करते हैं, और जिस प्रकार से 2024 के बाद जब बैसाखियाँ आई तो कैसे बिहार पर स्पेशल पैकेज का बरसात किए जाने लगा, वैसे झारखंड पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम झारखंड के लिए भी बजट को देखते हैं, और लगातार हमें नाउम्मीद किया जा रहा है, जिसके कारण कि हम बजट से थोड़े नाउम्मीद हुए हैं। इसमें गलत किया। दूसरा, जीएसटी पर बात हो रही थी कि जीएसटी को स्लैब को जीएसटी को कम करने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी हुई, परचेस पावर बढ़ी। तो ये चीज़ आपको जब विपक्ष जीएसटी को लाया जा रहा था उस वक्त कहा था, उस वक्त आप कहाँ सोए हुए थे? आखिरकार इतने वर्षों तक जनता के ऊपर इस प्रकार अतिरिक्त बोझ क्यों दिया गया? आप उसी समय 2 स्लैब में जीएसटी को लाए रहते हैं और जीएसटी को कम करने के काम किए रहते हैं। जीएसटी को कम किया गया, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। एक दवा होता है डपासेस्टेन, जो कि पहले मिलता था 110 रुपये में 1 पत्ता आता था। जीएसटी जब घटाया गया तो 107 रुपये में 1 पत्ता आने लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब हम खरीदेंगे, आप जाकर के पता कीजिए कि आज 113 रुपये में है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें जिसकी दाम जीएसटी के समय, जीएसटी का रेट तो घटा लेकिन दाम नहीं घटाया गया, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? तीसरा बात, इन्होंने कहा और परचेस पावर, तो परचेस पावर तब बढ़ेगी जब आपने टैक्स स्लैब को तो कम किया है, टैक्स को तो कम किया है, लेकिन वो जीएसटी को तो कम किया है, लेकिन क्या कंपनियों ने भी अपने सामान को जीएसटी के मुताबिक टैक्स को छोड़ा जितना आपने, उस तरह से कम किया है? क्या नहीं किया है? धनतेरस और दिवाली की खरीदारी बताती है कि टैक्स स्लैब में कमी आई, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये उदाहरण है, मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको उदाहरण दे चुका हूं, मैं भी एक, आप उस उदाहरण को जाकर के उठाइए, जाकर चेक कीजिए। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कहिएगा तो हम आकर के आपके चैनल पर। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि जीएसटी कटौती से कोई फायदा नहीं हुआ? चलिए आयुष एक सेकंड, मैंने कहा कि फायदा हुआ है, लेकिन आपने जब विपक्ष जीएसटी लाया जा रहा था उस वक्त इस चीज की मांग कर रहे थे, तो काहे? चलिए अब अतीत में जाके उस बात पर हम बहस नहीं कर सकते, फिलहाल हम इस पर बहस करते हैं। बिल्कुल इस बात पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, आप जनता को, मैं राष्ट्रीय जनता, मान लीजिए कि एक पल के लिए मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल केंद्र में सरकार में है, वित्त मंत्री आपका है, अगर राष्ट्रीय जनता दल बजट पेश करेगी, राष्ट्रीय जनता दल का वित्त मंत्री बजट पेश करेगा, क्या क्या होगा बता दीजिए। देखिए जब होगा तब वो चीज पेश कर देंगे और बेहतर बजट पेश करेंगे, बहुत जल्दी पेश करेंगे, ये भी उम्मीद है हमें, और हम बता रहे हैं। दूसरा, अभी हमारी क्या मांग है सरकार से, उस पर बात करना चाहूंगा। मैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता हूं। आपने कहा कि सामान्य वर्ग जो कि लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए सड़क होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। आप ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए कि लोग प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर के सरकारी स्कूलों में जाए। आज आप लेकिन हो क्या रहा, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही है। तो सरकारी स्कूलों में ध्यान दिया जाए, उसे अच्छे से वो किया जाए, यूनिवर्सिटीज ज्यादा वो किया जाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था को अच्छी किया जाए, ताकि लोग प्राइवेट मतलब साफ तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को सस्ते दर पर मिलना चाहिए या मुफ्त मिलना चाहिए, आपका कहना है। चलते हैं हम कांग्रेस पार्टी के पास, राजेश सिन्हासनी जी हमारे साथ है। राजेश जी, पिछले इन 11 वर्षों में बिल्कुल सवाल तो लगातार 7वें आसमान पर है। हाँ। हमारी जब सरकार थी और 67 सालों में भारत में कभी भी 100 रुपये पेट्रोल डीजल नहीं बिका, कभी भी 1000 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं बिका, कभी भी 18% जीएसटी 11 वर्ष नहीं लिया गया। आपने क्या किया? एक मूवी आया था कादर खान का, ये राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना उस मूवी में नेता का रोल करते हैं, और उसमें जब वर्कर जाता है उस मूवी में, वो बताता है कि भाई रेस्टोरेंट में दाम बढ़ रहा है,
तो 100 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं। तो राजेश खन्ना बोलते पहले 150 कर दो और बाद में 100 रुपए कर देना। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पहले तो 11 वर्ष ये लोग 18% जीएसटी वसूलने का काम किया और अभी जाकर के जब जनता लगातार आक्रोशित होकर सड़क पर उतरी तब ये लोग दीपावली से पहले कम करने का कार्य किया इन लोगों ने। तो पहले तो पूरा पैसा ये लोग बटोरने का काम किए। पहले मध्यम वर्गीय लोगों के कंधों में जितना जिम्मेदारी इन लोगों ने दिया, जितना इन लोगों ने मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, पैसा वसूलने का काम किया, और लगातार आपने देखा होगा कर्ज से कितने लोगों ने भारत देश में आत्महत्याएं की 11 वर्षों में। आप उसका आंकड़ा निकाल करके देखिए, ये भाजपा के लोग नहीं बताएंगे। 67 वर्षों की बात हो रही थी और एक तरफ 11 वर्षों की बात हो रही थी। आयुष, में आपके चैनल के माध्यम से जनता को, राज्य की जनता को बताना चाहता हूं, क्या 67 वर्षों में कभी भी 400 रुपया से ऊपर गैस सिलेंडर बिका? क्या 67 वर्षों में कभी भी पेट्रोल डीजल का दाम 60 रुपए से ज्यादा बिका? नहीं बिका। इन लोगों ने डाका डालने का काम किया मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के पॉकेट में, रसोई में। महंगाई बढ़ा दिया 7वें आसमान पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। सरकार इनकी नहीं थी तो क्या नारा था प्रधानमंत्री जी का? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं आपको। 11 वर्ष हो गए, 22 करोड़ रोजगार कहीं नहीं है। महंगाई हम कम करेंगे, एक मौका हमें दिया जाए। देखिए, ये केवल कथनी और करनी है भाजपा के लोगों का। अभी 11 वर्षों का अगर मैं हिसाब पूछूं तो ये यही बताएंगे कि रविवार को हम लोगों ने बजट पेश किया, हमने वो प्रतिमा का अनावरण किया। इनके पास कोई कार्य नहीं है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। इन्होंने मनरेगा का नाम बदल दिया, जी राम जी करने का कार्य किया। अरे आप इतना ही आपको अगर करना था तो आप नई योजना को लेकर के आते। कौन मना किया था? नई योजना ही है, ये नई योजना नहीं आई। आप गलत फहमी में है। तब मनरेगा का ही नाम चेंज करके उस योजना बिल्कुल नहीं, मनरेगा के नाम को नहीं बदला गया। गलत फहमी में बीबी जी राम जी पूरी तरह से नई योजना है। आयुष नाम पहले मनरेगा नाम था, महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसको इन लोगों ने बदल करके जी राम जी करने का काम किया। एक योजना ये नया लेकर के आते जी राम जी के नाम से, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इनको तो दिक्कत है महात्मा गांधी से भारतीय जनता पार्टी के। चलिए देखिए, उन पहलुओं पर आज नहीं है बात करने के लिए, लेकिन हम किसी दिन आप इन विषयों को उठाइएगा, जरूर हम बात करेंगे। बापू की फिलहाल इकोनॉमी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज्योति प्रकाश अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आपने बताया ज्योति प्रकाश जी की एमएसएमई के सेक्टर में पैसे खर्च होंगे, विशेष खर्च होगा डिफेंस के सेक्टर में, बीबीजी राम जी के लिए विशेष पैकेज होगा, और साथ ही कई और विभागों के नाम आपने बताए। ऐसे में क्या उम्मीद किया जा सकता है कि किसी एक खास राज्य के लिए विशेष पैकेज हो सकता है इस बार? बिल्कुल हो सकता है। ये तो निर्भर करता है बहुत सारी बातों पे, पॉलिटिकल अब कैसा रिलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो नियम है, जैसा मृत्युंजय जी ने कहा, तो ये नियम के तहत ही होता है। बहुत सारे नॉर्म्स हैं उसमें, उसको जो फॉलो करेगा वो जो अपना उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दिखाएगा, ऑप्टिमम एलोकेशन उसको फंड्स को दिखाएगा, उसको निश्चित रूप से उसको पैकेज मिलेगा। सेंट्रल इवैल्यूएशन जो बोलते हैं वो होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड का दरवाजा खुला, कई दशकों के बाद खुला है, क्या बजट में इससे कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कहा ना कि नेट एक्सपोर्ट की बात हमने कहा ना कि वो वन ऑफ द कंपोनेंट है जो हमारा जीडीपी को बढ़ाएगा। निश्चित तौर से जो आप कह रहे हैं वो हमारा फेवरेबल होगा बजट के लिए। चलिए, फेवरेबल होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील हुआ है वो बजट में प्रभाव डालेगा और सकारात्मक प्रभाव होगा। चलते हैं मृत्युंजय शर्मा के पास, भारतीय जनता पार्टी से। मृत्युंजय जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, देखिए, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। एक राय भी हम भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहेंगे, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है उस नाते भी, और ये कि झारखंड में आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, झारखंड में माइनिंग पर विशेष फोकस है। क्या माइनिंग के लिए उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ विशेष पैकेज रहे, ताकि न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य भी विकास की ओर अग्रसर हो? समझता हूँ माइनिंग का स्ट्रक्चर जो है, खास करके जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद आप देखेंगे माइनिंग की रॉयल्टीज डिटरमाइन करने का भी एक तरह से हक दे दिया गया राज्यों को। तो आज के दिन में कोई भी राज्य कह सकता है कि मुझे
प्रति टन इतना कोयले पे चाहिए, इतना आयरन ओर पे चाहिए, इतना माइका पे चाहिए, नहीं तो मैं आपको माइंस नहीं दूंगा। तो इसमें सेंटर बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकता है, पहला। दूसरा, कई बार आपको क्या करना होता है, आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो इतने सारे स्कीम्स और इतने सारे तरीके हैं जिसमें राज्य को आप एक्स्ट्रा संसाधन दे सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक सेंटर का ही स्कीम है, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्टेट्स। मुझे नहीं लगता सरकार में शायद किसी को पता भी होगा पूरे झारखंड में। इसमें क्या कहती है सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि मैं इंटरेस्ट फ्री 50 साल का लोन आपको, आपका जो बजट है उसका 2.5% तक का मैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगा 50 साल का, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है राज्यों में। झारखंड से कितना आज तक मांगा हमने? आपको याद होगा इसी झारखंड से इसी कोविड में गडकरी साहब थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, हेमंत सोरेन जी को उन्होंने कहा था कि तुम मुझे बताओ कौन सा एक्सप्रेसवे चाहिए, हाईवे चाहिए, कहां से कहां चाहिए, जमीन अक्वायर करके तो पैसे ये कमीने में दूंगा। आज तक आप बताइए एक भी डीपीआर या प्रपोजल दिया गया क्या? आज तक आप मुझे बता दीजिए। इनफैक्ट आयुष जी, आप देखते होंगे कितने सारे एमपीज, नेता, सीएम बार बार आपको देखते होंगे फोटो खिंचाते हुए, गडकरी जी को कोई प्रपोजल दिया, अश्विनी वैष्णव को कोई प्रपोजल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को दिया। याद आपको आखिरी याद है हेमंत सोरेन जी ने कब कोई डेवलपमेंटल प्रपोजल दिया है किसी भी केंद्रीय मंत्री को? तो कभी भी अगर आप राज्य की तरफ से एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, यार प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन तो है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो आके क्या करेंगे? आप सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपने चलाया, उसका डेटा है आप ही का कि 10वीं क्लास के 40% बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये आपके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसमें केंद्र आ जाएगा। आप हायर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उसका नंबर सर्वेदित है। आज चाहे आईटीज ले लीजिए, आईएम्स ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, वो सबसे ज्यादा आज पूरे देश में, जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हो, 10 वर्षों में उससे ज्यादा डबल हो गए। इस स्टेट को भी मिले, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिले, मेडिकल कॉलेजेस मिले, एम्स मिला, सब एयरपोर्ट्स मिले। तो जो केंद्र से आप मांगेंगे आपको उसी में से कुछ मिलेगा। एज अ राज्य सरकार पहले अपनी जिम्मेदारी मांगिए, कम से कम सीरियस होकर। अगेन वो 1,41 करोड़ वाला बस माइक सामने लगाया तो चलिए, चूंकि वक्त की पाबंदी है, 1,41,000 करोड़ एक विशेष मुद्दा बिल्कुल है झारखंड के लिए। आएंगे आपके पास। फिलहाल ज्योति प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, वक्त की पाबंदी है। ज्योति जी, आप तुरंत अपनी बात। आपने जो प्रश्न किया कि माइनिंग रिलेटेड जो पैकेज की बात कर रहे थे, इंसेंटिव्स की बात कर रहे थे, तो बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बैलेंस ग्रोथ का होता है। आप अभी देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे मूव करते चले जा रहे हैं हम लोग माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो एक प्रॉब्लम आएगी कि आप जो मेन हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है एग्रीकल्चर पे, वो क्राइसिस में आएंगे। तो गवर्नमेंट बैलेंस करके चलता है और बैलेंस करके चलना भी चाहिए, बैलेंस ग्रोथ की बात करना चाहिए। अगर वो माइनिंग में दे तो एग्रीकल्चर में भी उतना ही प्रायोरिटी, बल्कि उससे ज्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को देना चाहिए। चलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, या वो एग्रीकल्चरल मशीनरी हो या फिर तमाम जो खाद बीज होते हैं, इसके लिए एक विशेष पैकेज होना चाहिए। उम्मीद है झारखंड की जनता के, देश की जनता की। हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास, एक फाइनल कमेंट लेंगे। क्षितिज जी, कोई भी डेवलपमेंटल प्रपोजल जो है राज्य सरकार की ओर से केंद्र को जाता नहीं है, ये आरोप है। सिर्फ आप पुराने मुद्दों को लेकर राजनीति करते रहते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मुझे नहीं पता था कि एक बार मांग केंद्र सरकार से भी किया जाना चाहिए, दूसरे बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी भेज दिया जाना चाहिए। जब गृह मंत्री जी यहाँ आए थे तो उनसे मांगे रखी गई थी। ये रिम्स 2 का भी मांग रखा गया है, इसके उसमें भी राशि का मांग रखा गया है। इसके बाद जब नितिन गडकरी जी आए हुए थे तो और फ्लाईओवर्स के भी मांग को रखे गए थे। डीपीआर तैयार किया जा रहा है उसको लेकर के, तो ये चीज हमें नहीं पता था। और मैं आज से बाकी सरकार के लोगों को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब आप कुछ भी मांग करें, छात्रवृत्ति का मांग करने गए हुए थे तो क्या हो गया, दे दिए क्या? 1,36,000 करोड़ का ये बात करते, 1,40,000 करोड़ का। अगर हमारी मांग गलत थी तो आपके केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा कि टीम गठित होगी, वो जांच करेगी, इसके बाद पैसा मिलेगा। टीम गठित कहां कर दी है आप? जांच कहां कर दी है आप बात करते हैं, मांग कर रहे हैं तो सर, उस टीम में राज्य सरकार के भी लोग होंगे, उसको लेकर भी कोई पहल नहीं किया गया। हमारी आयुष, आपको पता है कि हमने जांच करके हमने सारी उसको जाकर के उनको दे दिया है। उन्होंने कहा था कि हम टीम का गठन करेंगे केंद्र और राज्य को मिला करके। चलिए देखिए, टीम का गठन होगा नहीं होगा ये खैर भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है कल सुबह पर। चूंकि कल देश का आम बजट पेश होगा, ऐसे में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या जेब से अतिरिक्त बोझ कम होगा, क्या किचन में जो खर्च हो रहे हैं उससे राहत मिलेगी, और साथ ही साथ यह भी उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो यानी कृषि का सेक्टर हो या डिफेंस का सेक्टर हो या फिर युवाओं के लिए रोजगार की बात हो,
हर एक पहलू पर विशेष ख्याल रखा जाएगा और इस बजट से देश की जनता गदगद होगी, यही जनता उम्मीद रखती है। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ थे, अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश हमारे साथ थे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजेश सिन्हा सनी जी थे और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।